और साथियों, कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और पूरी दुनिया में इस दिन 8 मार्च को बड़ी बड़ी बातें होती हैं। महिलाओं के लिए दुनिया भर की बातें होती हैं। महिलाओं के लिए बड़े बड़े स्लोगन आपको दीवारों पे लिखे हुए मिलेंगे। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है, ट्विटर पे ट्रेंड चलता है महिलाओं के लिए। लोग महिला सशक्तिकरण पर भाषणबाजी करते हैं। तो ये सिर्फ 8 मार्च को होता है, ये दिखावा है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। जमीन की जो हकीकत है, अगर वास्तव में महिलाओं के लिए कुछ किया जाए, महिला सशक्तिकरण पर वास्तव में अगर काम कर लिया जाए, ढंग से काम कर लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि इन स्लोगनों की जरूरत पड़ेगी, ट्विटर पर ट्रेंड चलाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसको अमल में लाना चाहिए। सबसे पहले उसको अमल में लाना चाहिए। लेकिन भारत की विडंबना है कि भारत में जो चीजें कही जाती हैं, जमीन में हकीकत कुछ और होती है। जैसे हमारे यहाँ अभी पिछले कुछ सालों से एक स्लोगन चला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये स्लोगन अपने आप में इतना लाचार है कि बेटी बचाओ, इस स्लोगन से संकेत मिल रहा है, इस स्लोगन से एक संदेश मिल रहा है कि बेटी को बचाओ मतलब बेटी लाचार है, कमजोर है, अबला है। अबला मतलब जो दूसरे पर निर्भर है, जिसके बल नहीं है, स्वयं का बल नहीं है, जो स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकती, वो अबला है। तो इसलिए बेटी बचाओ। तो भैया आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि बेटा बचाओ, बेटी बचाओ? अब बेटियों को बचाने के लिए मतलब उसके दिमाग में बचपन से ही आपने डाल दिया कि नहीं, आप कमजोर हैं, आप दूसरे पर आश्रित हैं, दूसरे के भरोसे हैं, दूसरे के सहारे हैं। बचपन से आपने उसको बता दिया। अब बेटी पढ़ाओ, अरे आपके कहने की जरूरत नहीं है साहब कि बेटियों को पढ़ाओ। ये देश उस जमाने से 2300 साल पहले, इसमें जब सम्राट अशोक का शासनकाल था, उसमें भी सम्राट अशोक ने अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा था, विदेश भेजा था उस समय। तो बेटियां तब भी पढ़ी लिखी थी यहाँ पर। हाँ, अलग बात है कि बीच में कोई ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ भारत में, ऐसी संस्कृति की स्थापना की गई जिसमें बेटियों और बेटों में अंतर किया गया। अंतर करने के बाद बेटियों को शिक्षा से वंचित किया गया। तो वो उस संस्कृति का बहिष्कार होना चाहिए, उस व्यवस्था का बहिष्कार होना चाहिए। ना कि अब आप जो है स्लोगन लिखवा देंगे दीवारों पर और नारा दे देंगे कि नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे बेटियां पढ़ जाएंगी क्या? दूसरी तरफ बेटियों के लिए व्यवस्था ये है कि आप हर 15 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल करने जा रहे हैं। तो जब 15 किलोमीटर दूर स्कूल रहेगा तो कौन पिता अपनी बेटियों को पढ़ाने जाएगा? अच्छा, और एक समस्या है बेटियों के लिए, अगर घर के बाहर निकलती हैं महिलाएं तो लोग अब उन पर जो है कमेंट करते हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश तो इतना उत्तम प्रदेश बन गया साहब कि यहाँ पर तो दिन में भी सुरक्षित नहीं है बेटियां। अभी उन्नाव में घटना हुई थी पिछले वर्ष, अपराधी जेल से छूट करके आए और दिन दहाड़े पेट्रोल डाल करके उनको जला दिया। क्या हुआ? साल भर हो गया, अभी तक किसी को फांसी हुई नहीं हुई। तो पूरा सिस्टम कैसा है बेटियों को लेकर के? सिर्फ उन्नाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो आसिफा हो, चाहे राजधानी में निर्भया की बात हो, पूरा सिस्टम जो है। अभी हाथरस में देखिए, कभी आप दिन में जो आपके यहाँ पेट्रोल डाल करके अपराधी जला दे रहे हैं, कभी आपका प्रशासन जो है रातों रात डेड बॉडी को जला दे रहा है। तो अन्याय करने वाले लोग आप ही हैं और स्लोगन देने वाले लोग भी आप ही हैं। तो आपके यहाँ तो उत्तम प्रदेश है, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश है। और उत्तम प्रदेश में बेटियों की क्या स्थिति है, कैसी सुरक्षा है, वो किसी से कहने की जरूरत नहीं है। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में, बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है साहब। ये आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। हाथरस जैसी घटनाएं, बलरामपुर जैसी घटनाएं, उन्नाव जैसी घटनाएं यहाँ पर रोज हो रही हैं। और ये तो टॉप वाली घटनाएं हैं जो अखबार की सुर्खियां बन चुकी हैं, वरना ऐसी हजारों घटनाएं गाँव में होती हैं जो ग्रामीण स्तर तक ही दब के रह जाती हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, लोगों को पता ही नहीं चल पा। तो शुक्र है सोशल मीडिया का कि इस तरह की कुछ घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से कम उछल गई, वरना मीडिया तो अब गोदी मीडिया बन गया है, उसकी खैर बात ही क्या करना है। अच्छा, इंडिया में ये जो महिलाओं के साथ व्यभिचार होता है, दुष्कर्म लोग करते हैं, आप कभी किसी ग्रामीण चौराहे पर चले जाइए, कहीं चले जाइए, तो लोग चाय पे चर्चा करते हैं। गाँव वाले लोग, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, बेचारे बेरोजगार हैं, तो अब वो चाय पे चर्चा। अब चाय पे चर्चा क्या करते हैं? अरे कहें बोले वो जो है उन बेटियां कम कपड़े पहनती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, शॉर्ट पहनती हैं, इसलिए उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब उन लोगों को कौन समझाए कि भाई आप यूरोपीय देशों में जब जाते हैं, आप यूरोप के किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ का आप पहनावा देखिए, उनका कल्चर देखिए। यूरोपीय देशों को एक बात मैं और बता दूंगा आप लोगों को
कि जब नालंदा तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी भारत में थी, उस समय यूरोप के देश, पूरी दुनिया को भारत से प्रकाश मिलता था, पूरी दुनिया के लोग भारत आते थे। तो यूरोप के लोग जो है भारत की संस्कृति अपना करके उन्होंने अपना डेवलप किया। और आज वही यूरोपियन देश आज भारत अपनी बहन बेटियों को नहीं भेजते हैं, क्योंकि कहते हैं कि महिलाओं के लिए भारत सुरक्षित नहीं है। कितनी शर्म की बात है। और भारत के मूर्ख कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कम कपड़े पहनने की वजह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अरे मूर्खों, ये तो तुम देखो कि यूरोप में जो पहनावा है, यूरोप का जो कल्चर है, क्या भारत का कल्चर उससे भी घटिया है? क्या भारत की बेटियां जो हैं, क्या यूरोप के देशों में जिस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, क्या उससे भी छोटे कपड़े भारत की महिलाएं पहनती हैं? नहीं, क्योंकि गंदगी आपके दिमाग में भरी हुई है। आप अखबार उठा करके देखिए, आप भारत का जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसको उठा करके देखिए, चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, उसमें जैसे ही आप खोलेंगे पहले पेज से लेकर के लास्ट तक आपको विज्ञापन, और विज्ञापन भी कैसे, उसमें बिल्कुल नग्नता बिल्कुल भरी पड़ी रहती है। आप न्यूज चैनल को ऑन करिए, उसमें देखिए आपको कैसे कैसे आपको ऐड, मतलब आप अपने परिवार के साथ अगर बैठे हैं तो आपको शर्म आ जाएगी, ऐसे ऐसे ऐड। तो जब इस तरीके की चीज़ें आपके बच्चे देखेंगे, अखबारों से देखेंगे, न्यूज में देखेंगे, टीवी में देखेंगे, और जब वो एकांत में ऐसी चीज़ें देखेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके मन में इस तरह की गंदगी जन्म लेगी, ऐसे भाव उनके मन में पैदा होंगे कि वो कुछ ना कुछ वो कांड अपने आसपास, चूँकि व्यक्ति कांड वही करता है जहाँ रहता है उस माहौल में, तो उनके आसपास जो लोग होते हैं उनको वो उसी नज़र से देखना शुरू कर देता है, और फिर एक दिन वो बड़ी घटना को अंजाम दे देता है। तो आपको दूरी बनाना है किन चीज़ों से, जहाँ से आपके मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं, आपको उनसे दूरी बनाना है। ऐसे अखबारों का बहिष्कार करिए जिनमें नम्रतावाद भरी है, ऐसे न्यूज चैनलों का बहिष्कार करिए जिनमें इस तरह के विज्ञापन, इस तरह के ऐड आ रहे हैं, उनका बहिष्कार करना है आपको। अच्छा, और एक चीज़ है, भारत में महिलाओं की एक और विडंबना है भारत में, कि हमारी जो अभी तक अशिक्षित महिलाएं थी, बहनें थीं, उनकी खैर बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जब शिक्षित नहीं हैं वो अपने बारे में सोच नहीं सकती हैं। लेकिन जो बहनें शिक्षित हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन गई हैं, इस तरह की महिलाओं की भी एक समस्या ये है कि शिक्षित होने के बावजूद उनको ये नहीं पता है कि वास्तव में उनको शिक्षा का अधिकार भारत में किसने दिया, किसने उनके लिए सबसे पहले शिक्षा के द्वार खोले, भारत में कौन प्रथम महिला शिक्षिका है, उनको नहीं पता है। वो अब किसी और एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति को अपना आदर्श, अपनी देवी मानती हैं, वो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में जिनका कोई योगदान नहीं है, जिनके पास एक भी डिग्री नहीं है, एक भी डिग्री नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ भी नहीं है, एक भी विद्यालय जिसने महिलाओं के लिए नहीं खोला, जिसके लिए महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए जिनका कोई योगदान नहीं है, शून्य योगदान है, ऐसी जो है चमत्कारिक शक्ति को ये लोग शिक्षा की देवी घोषित कर दिए। और हर घर में आप देखिए, हर विद्यालय में देखिए उनकी तस्वीर है। और जो वास्तविक शिक्षा की देवी है, राष्ट्रमाता सावित्री फुले, जिन्होंने सबसे पहले भारत में बालिका विद्यालय खोला, उनकी तस्वीर विद्यालयों में नहीं है। तो जब आप वास्तविक जो शिक्षा की देवी हैं उनको जब तक आप नहीं जानेंगे और वास्तविक चीज़ों के पीछे भागेंगे, तो फिर आपका शोषण तो होना ही है। और एक चीज़ है, अब हमारी जो बहनें हैं वो व्रत उपवास करके उनको लगता है कि हम जो है रक्षाबंधन में अपने भाई को हम राखी बांध देंगे, इससे क्या होगा, हमारा भाई रक्षा करेगा। लेकिन निर्भया देखिए आप, राजधानी दिल्ली में जो है उसके साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है, कोई भाई आया रक्षा करने के लिए, किसी का भाई आया, और जिन्होंने कांड किया, घटना को अंजाम दिया, वो भी किसी के भाई होंगे ना वो, लेकिन कोई नहीं आया। आप जिसके लिए व्रत उपवास रखती हैं, जिसकी आराधना करती हैं, ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति क्या आपकी रक्षा के लिए आई क्या? चाहे निर्भया हो, चाहे वो आसिफा हो, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, चाहे वो हैदराबाद की प्रियंका रेड्डी हो, या फिर अभी जो हाथरस में जो घटना हुई, कितनी घटनाएं हुई, प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो रोज घटनाएं हो रही हैं, और एक धर्म की नहीं हो रही हैं, हर धर्म की हो रही हैं। तो हर धर्म की जो चमत्कारिक शक्ति है, तो कभी किसी का अचानक से कोई नहीं आ जाता है। भाई धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि रक्षा करने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन वास्तव में जब ऐसा कुछ हो रहा है, किसी के साथ अनहोनी हो रही, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि वास्तव में आप जो है अबला मत बनिए। अगर आप दूसरे के भरोसे रहेंगी तो आपका शोषण ऐसे ही होता रहेगा। आपको पढ़ना चाहिए फूलन देवी को, भारत की जो बहनें हैं उनको फूलन देवी जरूर पढ़ना चाहिए। फूलन देवी ने क्या किया, उनके साथ लोगों ने ऐसी ही घटना को अंजाम दिया। फूलन देवी ने सोचा कि चलो भाई, शासन प्रशासन का सहयोग, उन्होंने शासन प्रशासन के माध्यम से न्याय के लिए गुहार लगाई। क्या हुआ, न्याय मिला उनको? नहीं मिला। उनको तब लगा कि नहीं, मुझे अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है।
और वो इतना सक्षम हुई कि उन्होंने अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ा और जीता भी। और वो मिसाल तब बनी जब वो चुन करके लोकसभा को पहुंच गई, तब एक मिसाल बन गई पूरे देश के लिए। तो आप सबको ऐसी आपकी जो प्रेरणा स्रोत हैं, आपको जिनसे प्रेरणा मिल सकती है, आप उनको अपना आदर्श बनाइए, उनसे प्रेरणा लीजिए, ना कि अवास्तविक देवी देवताओं से, ना कि ये अवास्तविक शक्तियों से। बहनों, इस संसार को चलाने के लिए जितना योगदान पुरुषों का है इस संसार को चलाने में, उतना ही योगदान आपका भी है। इस बात को समझने की जरूरत है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा, पूरे नारी जगत का कल्याण हो जाएगा। आप इस बात को नहीं समझ रही हैं। आप देखिए, आप लोकसभा में आपकी संख्या कितनी है, राज्यसभा में आपकी संख्या कितनी है। भाई, संसार को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए आपका बराबर योगदान है, लेकिन इस देश को चलाने के लिए आपका कितना योगदान है, ये महत्वपूर्ण है। इस देश को चलाने के लिए संसद में आपकी संख्या कितनी है, लोकसभा में आपकी संख्या कितनी है, विधानसभा में संख्या आपकी कितनी है, प्रशासन में आपकी संख्या कितनी है, न्यायपालिका में आपकी संख्या कितनी है, शिक्षण संस्थानों में आपकी संख्या कितनी है। जिस दिन आप इसकी समीक्षा करेंगे स्वयं, आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपकी स्थिति आप कहाँ पे खड़ी हैं, उस दिन आपको पता चलेगा। इस मामले में सबसे अच्छा देश मुझे लगता है नीदरलैंड, जहाँ की संसद में 47% महिलाएं, 47% महिलाएं उस देश को चला रही हैं। उस देश की महिला प्रधानमंत्री भी है। तो वो लोग अपनी ताकत को महसूस कर रही हैं वो लोग, और उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करके आज देखिए पूरा देश को चला रही हैं। तो आपको आगे आना होगा, और ये अवास्तविक, काल्पनिक, चमत्कारिक शक्तियों के भरोसे अगर आप बैठी रहेंगी तो ये निर्भया, आसिफा, हैदराबाद, उन्नाव जैसी घटनाएं, हाथरस जैसे कांड होते रहेंगे और कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं आएगी। अगर आपको वास्तव में स्वाभिमान के साथ जीना है तो आप सबको फूलन देवी को अपना आदर्श बनाना पड़ेगा, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को अपना आदर्श बनाना पड़ेगा, उनके मार्ग पर चलना पड़ेगा। आपको संघमित्रा से प्रेरणा लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आप लोग वास्तव में इस देश का और नारी समाज का कल्याण कर सकती हैं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय सावित्रीबाई फुले।